आप कितना अरसा दुबई में रहे? तकरीबन 13-14 साल बाहर गुजारे। वापस पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया? बाहर जाना एक मजबूरी होती है, कोई भी खुशी से नहीं जाता। जब आप परदेश में रहते हैं, आप पैसे तो कमाते हैं, आप एक मशीन की तरह काम करते हैं। पाकिस्तान आकर खुशामदीद कहा गया या क्रिटिसाइज किया गया? ये फैसला करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, चाहे आप कारोबार अपने मुल्क में रह के भी करना, नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ आना एक मुश्किल डिसीजन होता है। हमारे मुल्क में ये माइंडसेट है कि बकरियां वो बंदा पालेगा जो खुदा न खास्ता माजूर है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी शहर में रहते हो, को अच्छा गोश्त नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? डिमांड बेपनाह है और सप्लाई नहीं है। पाकिस्तान जाकर गोट फार्मिंग करनी है। कोई भी आपका काम है, जब तक आपकी सुपरविजन नहीं हो, आप खुद ना हो, तो वो काम चलना बड़ा मुश्किल है। आने से कुछ साल 2 साल पहले मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको सुकून और इत्मीनान जो है वो कहाँ मिला? रहने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया में पाकिस्तान से बेहतरीन जगह कोई भी नहीं है। इकबाल के किसान के लिए गोट फार्मिंग मुआशी तौर पे कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है? हमारा सारा दारोमदार नौजवानों का खेती बाड़ी पे, जानवरों पे, लाइफ स्टॉक पे, अगर इस तरफ आएंगे तो ये उसका बेहतरीन सोल्यूशन है। अच्छा, गोट फार्म चलाने के लिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? सफाई अच्छी होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से आपकी हाउसिंग होनी चाहिए, सर्दी गर्मी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यामी शहर की हम कदम सीरीज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अलमास बाबर एडवोकेट। नाज़रीन, कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है जो ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत रखते हैं और उन्हें हकीकत बनाने की जद्दोजहद करते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि कामयाबी सिर्फ बाहर के ममालिक में जाने से मिलती है, बैरून मुल्क लोग जाते हैं और कामयाबी की कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं जो बाहर दुबई की नौकरी, जो कि लाखों रुपए उन्हें वहाँ पे मिल रहे थे, वो छोड़ के अपने वतन अजीज़ में वापस आए और उन्होंने यहाँ की मिट्टी को अपना मुकद्दर बनाया और यहाँ लाखों रुपए के मालिक बने और यहाँ पे उन्होंने मेहनत की। और एक ऐसी शख्सियत को हम आपसे यहाँ पे मिलवाएंगे जो ये साबित कर चुके हैं कि अगर अपनी मिट्टी में रिस्क तलाश किया जाए तो ये मुमकिन है। और उन्होंने दुबई की लाखों रुपए की नौकरी को छोड़ा, अपनी पुरसकून ज़िंदगी को छोड़ा और अपने वतन अजीज़ में आके यहाँ पे ना सिर्फ उन्होंने एक कारोबार शुरू किया जो कि अंबिया कराम उस कारोबार को करते रहे, गोट फार्मिंग, और उन्होंने बहुत से बेरोज़गार लोगों का वसीला भी बने। चौधरी माजिद शबीर साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आप कितना अरसा दुबई में रहे? तकरीबन 13-14 साल बाहर गुजारे। आपने वापस पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया? अच्छा देखें, बाहर जाना एक मजबूरी होती है, कोई भी खुशी से नहीं जाता। जब आप परदेश में रहते हैं, आप पैसे तो कमाते हैं, आप एक मशीन की तरह काम करते हैं। ना आपकी अपनी ज़बान होती है, ना आपकी खुराक होती है, ना आपका इलाका, ना बहन भाई, ना माँ बाप, ना बीवी, ना बच्चे। जब आप 5-10 साल परदेश में गुजारते हैं तो ये ज़िंदगी के वो 10 या 15 साल होते हैं जो वापस नहीं आ सकते। इस दौरान आपके माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं, कईयों के माँ बाप गुजर जाते हैं, बच्चे आपके जवान हो जाते हैं, बीवी आपकी बूढ़ी हो जाती है, दोस्त यार छूट जाते हैं, इलाका, खुराक, ज़ुबान, सब कुछ छूट जाता है सिर्फ एक पैसे के लिए। अगर इस पैसे का कोई ज़रिया अपने मुल्क में हो तो वो सबसे बेहतरीन है। सो हर पाकिस्तानी की, बल्कि किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ हो, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में रोज़ी रोटी का ज़रिया हो। बाहर जाना तो एक मजबूरी होती। ये आपने इस तरह से हर परदेसी के दिल का हाल बयान कर दिया। जितने भी लोग परदेश में नौकरी के लिए जाते हैं, ये तो आपने उनके दिल का हाल बयान कर दिया कि अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ कर जाना आसान नहीं होता। तो जब आपने इतना मुश्किल फ़ैसला किया तो आपको यहाँ वापस पाकिस्तान आकर खुशामदीद कहा गया या क्रिटिसाइज़ किया गया? अच्छा देखें, ये फैसला करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, चाहे आप कारोबार अपने मुल्क में रह के भी करना चाहें, नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ आना एक मुश्किल डिसीजन होता है, मगर जो ये रिस्क ले जाता है वो कामयाब हो जाता है। जिस तरह से मैं लाखों की बड़ी अच्छी जॉब छोड़ के आया, जाहिर है लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इवन फैमिली ने भी कहा कि अच्छी जॉब है, पढ़े लिखे हो, बाहर से छोड़ के, और स्पेशली तुमने बकरियाँ पाल ली।
हमारे मुल्क में ये माइंड सेट है कि बकरियां वो बंदा पालेगा जो खुदा न खास्ता माजूर है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं कि बिल्कुल वेला है, नाकारा है, उसको 4 बकरियां लेके दे दें, सुबह जाएगा शाम तक बकरियां फिराता रहेगा, शाम को वापस आ जाएगा, फ्री में बकरियां भी पल जाएंगी, ना अपनी ज़मीन चाहिए, ना कोई एजुकेशन चाहिए, ना कोई और रिसोर्सेज चाहिए। सो इस हद तक पाकिस्तान में गोट फार्मिंग की जा रही थी। हालांकि ये करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी शहर में रहते हो, 11 बजे के बाद आपको अच्छा गोश्त नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? डिमांड बेपनाह है और सप्लाई नहीं है। हम फार्मिंग नहीं कर रहे। हमारा नौजवान पढ़ लिख के कोई नौकरी ढूंढता है, अच्छी नौकरी ना मिले तो प्रदेश में मजदूरी पे चला जाता है। बस हम ये कर रहे हैं। सो इस माइंडसेट को मैंने चेंज किया, गोट फार्मिंग को प्रमोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने नए बंदे इस फील्ड से जुड़ रहे हैं वो बाय प्रोफेशन कुछ और हैं, वेल सेटल्ड हैं, शहरों में रह रहे हैं, मगर गोट फार्मिंग लाइफ स्टॉक की तरफ आ रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये सिर्फ आपका घर नहीं, आपका शहर नहीं, आपका सूबा नहीं, इस मुल्क को चलाने की सलाहियत रखती है। ये इतना बड़ा काम है। और जिस तरह से आपने शुरू में कहा ये अंबिया का काम है, तो इससे बड़ी मोटिवेशन और बड़ी दलील क्या होगी कि इसमें कामयाबी है? अंबिया ने ये काम किया। बेशक। तो जब आपने दुबई से मूव करने का सोचा तो आप उसी वक्त अपना माइंडसेट बनाकर आए थे कि आपने पाकिस्तान जाकर गोट फार्मिंग करनी है, या यहाँ आके आपने ये डिसाइड किया? अच्छा, ये वहाँ रहते हुए मैंने शुरू कर दी थी गोट फार्मिंग। मैंने काफ़ी सारे काम किए वहाँ रहते हुए। अंगूर की फार्मिंग की, पपाया की फार्मिंग की, वेजिटेबल की, डेयरी का काम किया, पोल्ट्री का काम किया, और वो सारे काम नहीं चले। और सिर्फ उसकी एक वजह थी कि मैं फिज़िकली यहाँ मौजूद नहीं था। कोई भी आपका काम है, जब तक आपकी सुपरविजन नहीं हो, आप खुद ना हो, तो वो काम चलना बड़ा मुश्किल है। जिस काम से मालिक को या जो बंदा काम कर रहा होता है नुकसान से उसको तकलीफ हो और फ़ायदे से खुशी हो, वो काम चल जाता है। आपके स्टाफ में, मुलाजिम में ये चीज़ कभी भी नहीं आ सकती। अच्छे बंदे भी हैं, 100 में से शायद 4 मिलेंगे, मगर जब तक आप खुद नहीं, ये काम चलता नहीं। और जब मैं पाकिस्तान आने से कुछ साल 2 साल पहले मैंने गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दी। जब ये काम थोड़ा डेवलप हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ आके मूव हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा राज। मैं परदेशियों को, दूसरे लोगों को ये कहूँगा कि आप जिस जॉब में हैं, चाहे मुल्क से बाहर हैं चाहे मुल्क के अंदर हैं, उस जॉब में रहते हुए कोई भी गोट फार्मिंग नहीं, जो भी आपको काम कारोबार अच्छा लगता है, आप रेडी लगाएं, ठिया लगाएं, उसको शुरू कर दें। जब वो काम इतना डेवलप हो जाए तो फिर उस काम को, नौकरी को आप छोड़ के परमानेंटली वो कारोबार की तरफ आ जाएं। परदेसी दोस्त बहुत सारे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सेविंग भी नहीं है, पाकिस्तान में सेटअप भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम छोड़ के वापस आ जाएं। इस तरह से छोड़ के वापस आएंगे तो और मुश्किलात पैदा होंगी। जॉब में रहते हुए, परदेश में रहते हुए कोई रोज़गार का ज़रिया बनाएं मुल्क के अंदर, फिर आप छोड़ के आ जाएं। तो माजिद साहब, जिस वक्त आप अपनी जॉब आपने छोड़ी, आपने ये डिसीजन किया जो कि एक मुश्किल डिसीजन है, जॉब आपकी लाखों की थी, एक लग्जरी लाइफ आप वहाँ गुजार रहे थे, तो ये एक डिसीजन जो है ये काफ़ी रिस्की था। तो आपको डर नहीं लगा कि ये तो आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो अगर ये डिसीजन आपका कामयाब ना हुआ तो खुदा ना खास्ता एक बड़ा लॉस हो जाएगा आपको? अच्छा, एक तो यकीन करें कि मुझे खुद पे ट्रस्ट था। मुझे वल्लाह अलम किस वजह से मुझे ये यकीन था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। और दूसरी बात, मुझे ये भी यकीन था कि मेरे हाथ पे सलामत है। नौकरी तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, 2 साल 4 साल 6 साल कोशिश करूंगा, धक्के खाऊंगा, कारोबार चल पड़ेगा। अगर नहीं चला तो नौकरी तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, और नौकरी जिंदा रहने तक करनी पड़ती है, तो कभी भी कर सकता हूँ। मुझे इस चीज़ की तसल्ली थी और यकीन था कि ये काम चलेगा। और मैं आपको यही कहूँ कि जो भी नए आने वाले दोस्त हैं, इस यकीन के साथ करें कि आप कामयाब होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़रिया वसीला बन जाएगा। मतलब आपकी बात से ये मैसेज, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज एक कन्वे हो रहा है हमारे ऑडियंस को कि अगर इरादा पुख्ता हो और ख़ुद पे यकीन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो आप कितना अर्सा दुबई में रहे? 13-14 साल। 13-14 साल रह के आपने ये डिसीजन जी किया? नहीं, वहाँ रहते हुए मैंने काफ़ी सारे काम पाकिस्तान में ट्राई किए, मगर नहीं चले। और उसकी वजह ये थी कि मैं खुद मौजूद नहीं था। इसलिए मैंने कहा जब तक आप खुद ना हो, काम चलता नहीं है। छोटे पैमाने पे आप शुरू कर दें और उसके बाद स्विच करके आप आ जाएं, छोड़ के आ जाएं। तो सर, आपने गोट फार्मिंग के लिए स्पेशली चकवाल को ही क्यों चूज़ किया? अच्छा, मेरा आबाई इलाका है, हमारी ज़मीन है, हमारी फैमिली है, सब यहीं पे है, तो इस वजह से। अदरवाइज़ पाकिस्तान के किसी एरिया में भी की जा सकती, बल्कि चकवाल से बाहर मैं कहूँगा जो नहरी इलाके हैं वहाँ ज़्यादा कामयाबी के साथ की जा सकती है, क्योंकि पानी हमारा बारानी इलाका है, चारे की दिक्कत होती है, किल्लत होती है। ठीक है। तो तेलागंग और लावा के जो एरियाज़ हैं वहाँ तो पानी की काफ़ी किल्लत ये सारा एरिया है ये। पोटोवार ऑलमोस्ट हम बारिश पे डिपेंड करते हैं। हमारा कोई नहरी सिस्टम नहीं है, ज़ेरे ज़मीन भी पानी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी
फार्मिंग अच्छे लेवल पे की जा सकती है, चराई की जगह है, खुले मतलब पहाड़ी इलाका भी है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसे एरियाज़ में ओपन ग्राजिंग ज़्यादा बेहतर है या फार्म सिस्टम ज़्यादा बेहतर? डिपेंड करता है, अगर उस एरिया में ग्रेजिंग आपके पास खुली जगह है, डेवलप जंगल है, तो आप ग्रेजिंग कराएं, सबसे बेहतरीन। अगर ग्रेजिंग नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन स्टॉल फीडिंग। अल्लाह ताला ने हर इलाके को किसी न किसी चीज़ से नवाजा है। अब चकवाल देखें, मूंगफली की फसल चकवाल में सबसे ज़्यादा होती है। 6-8 महीने आप मूंगफली का भूसा, इसमें 11-12% प्रोटीन होता है, आप बकरियों को खिला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी टाइमली हो जाती है। नहरी इलाकों के बनिस्बत हमारे इलाके का 19-20 का फसलों का फ़र्क होता है, फिर भी बारिश मतलब टाइमली होती है, फसल अच्छे होते हैं। अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे दूसरे इलाके हैं वो चकवाल से, हमसे मूंगफली का भूसा जो बकरियों की बेहतरीन खुराक है वो चकवाल से मंगवाते हैं। तो हर इलाके जगह को अल्लाह ताला ने किसी न किसी चीज़ से नवाजा। आपको कितना अर्सा हो गया है गोट फार्मिंग में? तकरीबन 6-7 साल हो गए। कमर्शली आप कहें, शौक तो काफ़ी था, मतलब 13-14 साल आप ओवरऑल कह लें। तो सर चोआ सैदन शाह वाला जो एरिया है उसके पहाड़ी इलाकों के लिए कौन सी नस्ल सबसे बेहतर रहती? अच्छा, चौर सैदन शाह जिस तरह डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील है, जी जी, चकवाल के हमारी पोटो रीजन की कोई बकरियों की नस्ल नहीं है अपनी। ठीक है। बीतल को टेडी से, टेडी को मक्खी चीनी से मुख्तलिफ ब्रीडों को क्रॉस करके दोगली मिक्स किस्म की बकरी है, जिसे हम देसी बकरी कहते हैं, वो यहाँ पर। अगर नस्लों की बात की जाए तो पाकिस्तान में बीतल है, पटेरी है, मक्खी चीनी है, कामोरी है, सिंधी गुलाबी है, ये बड़ी नस्लें जो पाकिस्तान के किसी एरिए में कहीं भी रखी जा सकती हैं। इवन चौआ सैदन शाह में भी आप इनको रख सकते हैं। सर गवर्नमेंट लेवल पे क्या गोट फार्मिंग को सपोर्ट किया जा रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे किया जा रहा है। मेडिकेशन के हवाले से लाइफ स्टॉक वाले हैं, वैक्सीन फ्री करके देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर भी कभी भी कोई बीमारी हो, डिजीज़ हो, आपकी वो हेल्प करते हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स आपके ऑन फार्म प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जैसे नौजवानों को रोजगार मुहैया करने जी, क्या प्लेटफॉर्म हो उस लिहाज से? गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स आती रहती हैं। कभी बेवा ख़वातीन को उन्होंने बकरियों के सेट भी देते हैं, गाय भी देते हैं, इस तरह काफ़ी सारी स्कीमें आती रहती हैं। मतलब इस लिहाज से भी काम हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सर आपने दुबई की ज़िंदगी भी देखी है और पाकिस्तान में भी आपने कारोबार किया, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको सुकून और इत्मीनान जो है वो कहाँ मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, क्योंकि फ्रीडम है। देखें, जॉब मैं कहता हूँ परदेश क्या, अपने मुल्क में भी अगर आपके पास पैसा है घूमने फिरने, आप पूरी दुनिया घूमें, सारे मुल्क बड़े अच्छे हैं। मगर रहने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया में पाकिस्तान से बेहतरीन जगह कोई भी नहीं है। और अपने मुल्क का तो कोई नेवल बदल हो ही नहीं बिल्कुल इसी सकता। तरह। सर कोई ऐसा लम्हा आया हो कि पाकिस्तान शिफ्ट होना और ये बिजनेस करना आपको रिग्रेट हुआ हो कि ऐसा मैंने क्यों किया? नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मैं तो एयर इस्लामाबाद जाता हूँ, एयरपोर्ट के पास से गुजरता हूँ, देख के ये बोलता हूँ कि अल्लाह करे मुझे कभी वापस ना जाना पड़े। तो सर जब ये आपने डिसीजन किया अर्ली स्टेजेस पे, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड और जो आपका सर्कल था उनका रद्द-ए-अमल क्या था? आपको सपोर्ट किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, रोका गया या क्या? अच्छा, क्रिटिसाइज ज़्यादा किया गया। फैमिली ऑफ कोर्स आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब घर आप पे डिपेंड करता है, लाखों रुपए आप कमा रहे होते हैं, घर भेज रहे होते हैं, सडन रुक जाते हैं कि अब मैं ये कारोबार करूंगा, चलेगा कारोबार तो घर के निज़ाम चलेगा, तो फैमिली तो अपसेट होती है। मगर टाइम के साथ साथ वो चीज़ें बेहतर होगी। मेरे वो रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, जानने वाले जो क्रिटिसाइज़ करते थे, आज फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि माजिद हमारे जानने वाला है, उन्होंने गोट फार्म बनाया हुआ। तो टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप लोगों को देख के रुक जाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, डिसीजन लेंगे, तो आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता था वो आपको वो जो मोमेंट्स होते थे, अच्छा, वो फ्यूल था मेरे लिए। मैं आज भी कहता हूँ वो फ्यूल है। अगर वो क्रिटिसाइज ना करते, तंज तनकीद ना करते, मुझे गुस्सा ना दिलाते, तो मैं शायद इतनी मेहनत से इस तरह से काम ना कर सकता। वो फ्यूल होता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अभी भी कुछ दिन मतलब मैं सुकून में हो जाता हूँ। इंसान है, आसानी चाहता है हमेशा से काम ना करना पड़े। कोई ऐसी बात होती है जो दिल व दिमाग को लगती है, तो मैं पहले से ज़्यादा काम करता हूँ। मतलब वो क्रिटिसिज्म जो है वो आप में एक मेहनत का जज्बा और लगन और ज़्यादा बिल्डअप दुनिया करता में था। कोई भी काम है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई भी स्टार है, किसी भी फील्ड में उसने नाम कमाया, आगे गया है, उसको जो लोग ताने देने वाले थे, क्रिटिसाइज करने वाले थे, उन्होंने ही उसे आगे भेजा। बिल्कुल। नॉर्मल हालात में कोई आगे नहीं जाता, खा पी के सोएगा, मर जाएगा, बस जानवरों वाली लाइफ है। तो आज अगर आपके पास कोई ऐसा नौजवान आए जिसमें आपको अपना ही अक्स नज़र आए और आपको आके कहे कि उसके पास सरमाया कम है लेकिन उसके पास मेहनत का जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे सपोर्ट करेंगे, मशवरा देंगे या क्या आपका रिस्पॉन्स होगा?
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे आने का मकसद भी यही था कि चीज़ें मुझे सीखने के लिए बड़ी मुश्किल हुई। अफ्रीका में बड़ी अच्छी फार्मिंग हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, युगांडा, इथोपिया, इन मुल्कों में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी फार्मिंग है, इंडिया में बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही है। मैंने इनका मवाद लिटरेचर जहाँ से मुझे मिला, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, वहाँ से मैंने इकट्ठा करके इसको स्टडी किया। पाकिस्तान में काफ़ी सारे दोस्त कर रहे थे। तो चैनल बनाने का मकसद यही था कि वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म से ये सारी नॉलेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और अल्लाह ताला का भी फरमान है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। जब मैंने लोगों को सिखाना, एजुकेट करना, उनके सवालों का जवाब देना शुरू किए तो वही लोग हमारे कस्टमर बन गए। उन्हें हमने बकरियां बेचना शुरू कर दी। मतलब आपने अलग से अपना एक चैनल भी बनाया? जी, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। और मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ नौजवानों को, गाँव देहातों के, शहर में रहने वाले कि आप लाइफ स्टॉक की तरफ आएँ। इसी में हमारी भी बका है, हमारे मुल्क की भी बका है। ज़िम्मेदार का बच्चा 30-40 कनाल उनकी ज़मीन है, वो बेच के परदेश में जाके चूने कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, टैक्सियाँ चला रहे हैं। तो अपने मुल्क में ये काम क्यों नहीं कर सकते? अब ऐसे नौजवान हैं यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, दुबई में माली का काम कर रहे हैं। जब दुबई के पौधों को पानी देना है तो अपनी फसल को दें, यहाँ पर काम करें। हम यहाँ पे रह के पैसा कमा सकते हैं, मगर हमें इस बारे में एजुकेट ही नहीं किया जा रहा। बचपन से ही हमें ये सिखाया जा रहा है कि बेटा तुमने बड़े होके अच्छा नौकर बनना। तो इसी माइंड सेट के साथ हम स्टडी भी करते हैं। रट्टा सिस्टम में हमारा मास्टर किया हुआ ग्रेजुएट बच्चा भी मैंने बाहर देखा है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। एक तो हमारा सिलेबस ही ऐसा है कि उसमें आप फर्स्ट डिवीज़न भी ले लें तो भी आप नालायक ही रहते हैं। मतलब जो पैटर्न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो भी ठीक नहीं। और उसके बाद हमें नौकरी वाले माइंड सेट के साथ भेजा। हालांकि इंसान को काबिल बनना चाहिए। बिल्कुल, जब इंसान काबिल बन जाए तो फिर कामयाबी तो उसके पीछे ही आ ऐसा ही जाए। ऐसा ही ऐसा ही स्किल आप में होने चाहिए। और आज के दौर में तो मतलब वो ज़माना ऐसे 25-30 साल पहले था, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA किया, आप कौन पूछता है एजुकेशन डिग्री? कोई नहीं, आपको काम आना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आपका अपना एक चैनल भी है, जी जी जी। तो उस पे आप कोई ट्रेनिंग्स भी देते हैं? अच्छा, गोट फार्मिंग अगर आप करना चाहें, गोट एक नए फार्मर के जहन में जितने भी सवाल होते हैं उनकी वीडियोस के सूरत में आपको जवाब हमारे चैनल पे मिलेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी हमने स्टार्ट किया था, मगर कोई टाइम की किल्लत है, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके, पर प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप फिजिकल ट्रेनिंग रखें ऑन फार्म, हम आएँ और चीज़ों प्रैक्टिकली देखें, करें और सीखें। आप जैसे इस फील्ड में हैं, गोट फार्मिंग आप कर रहे हैं और चकवाल से बिलोंग भी करते हैं, जी जी। तो आप क्या सोचते हैं कि चकवाल के किसान के लिए गोट फार्मिंग मुआशी तौर पे कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है? अच्छा, बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि हमारा बरानी इलाका है, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई इतना बड़ा शहर तो है नहीं। हमारा सारा दारोमदार नौजवानों का खेती बाड़ी पे, जानवरों पे, लाइफ स्टॉक पे। अगर इस तरफ आएंगे तो ये उसका बेहतरीन सलूशन है, क्योंकि फसल इतना नहीं है, पानी इतना नहीं है कि हम फसल बेच के कमा सकें। अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे तो चकवाल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके सबसे ज़्यादा बंदे आपको आर्मी में मिलेंगे, बैरून मुल्क मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई और रोज़गार का ज़रिया नहीं है सिवाय फार्मिंग के। अगर हमने फार्मिंग ना की तो हमारा फ्यूचर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा नौजवानों के लिए। क्योंकि नौकरियाँ कितनी हैं आप देखें, मार्केट में नौकरी मिलती नहीं। आज की डेट में अगर पाकिस्तान में अच्छी नौकरी आप समझें तो 50-60 हज़ार की अच्छी नौकरी समझी जाती। 100 में शायद 10 बंदे ऐसे होंगे जिसको 50 हज़ार की नौकरी मिले, और 50 हज़ार से आपके पानी, बिजली, स्कूल की फीस नहीं बनती बच्चों सही की, है। बाकी चीज़ें आप कैसे करेंगे? सो वाइड लाइफ स्टॉक ये है जो हमारी जिसमें बका है। तो आप लोगों का जैसे फार्म है, आप लोग बकरियां परचेज करते हैं, तो फौरन बाकी बकरियों के साथ नई लाने वाली बकरियों को आप ऐड कर देते हैं या कुछ अर्सा आप लोग उसे अलग रखते हैं? अच्छा, जब भी आप कोई भी जानवर परचेज करें उसे वीक 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करें, उसे ऑब्जर्व करें। अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसके बाद 10 एक दिन बाद उसे बाकी रेवड़ में उसको शामिल करें, क्योंकि आपको नहीं पता परचेजिंग आपने बाहर से की है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। कोई भी डिजीज़ है 2-4 दिन बाद ज़ाहिर होती है, वो जानवर तो आपका एक्सपायर होगा जो बीमारी में मुब्तला है, मगर जब उन्होंने इकट्ठा खाया पिया तो आपके बाकी जानवर भी मुतासिर हो जाएंगे। सो नई परचेजिंग जब भी आप करें, चाहे गाय भैंस की, चाहे बकरी की, चाहे मुर्गी की, हफ्ता 10 दिन उसको सेपरेट आप रखें। अच्छा, जैसे अब वैक्सीनेशंस का जिक्र आपने किया है, तो इस हवाले से आप मुझे बताइए कि जब भी बकरियां बीमार होती हैं, नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अक्सर ये होता है कि अगर जो लोग गॉट फार्मिंग कर रहे होते हैं, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, सही। तो बकरियां बीमार होती हैं तो फ़ौरन लोग वैक्सीनेशंस की तरफ चले जाते हैं। तो बीमारी की सूरत में वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? अच्छा, देखें, इसको समझने की ज़रूरत है, वैक्सीन हमेशा बीमारी आने से पहले होती।
ये प्रिवेंशन है, हिफाजती, मतलब जिससे आप कहते हैं ना बच्चों के हिफाजती टीके लगते हैं बीमारी आने से पहले। जब बीमारी आ गई तो फिर वैक्सीन कराने की ज़रूरत नहीं। जो भी बीमारी की सिम्टम्स हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, मोशन है, नमूनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन है, आपने उस बीमारी को ट्रीट करना है। वैक्सीन हमेशा हेल्दी सेहतमंद जानवर की बीमारी आने से पहले होती, क्योंकि जब वैक्सीन हो जाएगी फिर वबा उस एरिया में आएगी, आपके जानवर उसके खिलाफ रेजिस्ट करेगा, उसकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छा होगा, उस बीमारी से बच जाएगा। सो ये समझने की ज़रूरत है। अक्सर गांव देहातों के लोग कहते हैं हमारा जानवर तो हेल्दी है, हमारी बकरी, हमारी गाय ठीक है, हम किस वजह से वैक्सीन कराएं। तो वैक्सीन होती ही ठीक जानवर की है, ताकि वो वबा आए तो आपका जानवर महफूज रहे। जब वो वबा आ गई फिर वैक्सीन काम नहीं करेगी, फिर जो बीमारी है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करें। और इस चीज़ की प्रॉपर अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि एक अच्छा गोट फार्म चलाने के लिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये सफाई अच्छी होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से आपकी हाउसिंग होनी चाहिए। सर्दी गर्मी, गर्मी है तो बकरी को छाँव मिलनी चाहिए, सर्दी है तो गर्म बंद कमरा शेड उसको मिलना चाहिए। पानी उसको हमेशा ताज़ा मिलना चाहिए, मतलब फ्रेश वाटर। अगर सर्दियों में ठंडा पानी बकरी पिएगी तो बीमार होगी, गर्मियों में गर्म पिएगी तो उसे मोशन लग जाएंगे। सो सफाई ज़रूरी है, खुराक ज़रूरी है, हाउसिंग ज़रूरी है, मेडिकेशन ज़रूरी है, बीमार जानवर को सेपरेट करना ज़रूरी है। आप डेली नोटिस करें किसने खाया है, कम खाया है, किसने ज़्यादा खाया है। एक बकरी खा भी रही है, उसके जिस्म को लग नहीं रहा, कमज़ोर हो रही है, उसकी आप डीवर्मिंग करें। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स डेली बेस पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप गोट फार्मिंग में शौक से आए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से। काफ़ी काम का तो कारोबार था, मगर मेरे लिए सबसे बड़ा शौक या मोटिवेशन ये थी कि ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बकरियां पालें, इसमें बरकत है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हम किसी भी अंग्रेज़ की, मोटिवेशनल स्पीकर की, काले पीले की, मेरे जैसे की बात सुन के कोई भी काम कर लेते हैं। यहाँ गोट फार्मिंग की मोटिवेशन आपको कौन दे रहा है? नबी पाक का फरमान है कि आप बकरियां पालें। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये तो हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है कि नबी पाक का फरमान है, तो 100% इसमें कामयाबी है, बरकत है। बस हमने देखना है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, इसे इनिशिएट कैसे करना है, सीखना किस तरह से। अगर कोई नुकसान होता भी है तो हमारी गलती कोताही होती है, आप उससे दूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल काम है और इसमें गुंजाइश भी बड़ी है। मैं कहता हूँ हर 10 किलोमीटर पे भी हज़ारों बकरी हो, फार्म हो तो भी चलेगा। इतनी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर और मुल्क से बाहर भी, और ये डिमांड रहती दुनिया तक रहनी है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है उन्होंने खाना है। डिमांडिंग तो ये बहुत ज़्यादा है। तो क्या गोट फार्मिंग जैसा बिजनेस इंश्योरेंस है इसमें? जी गवर्नमेंट लेवल पे है इंश्योरेंस, आप करवाना चाहे करवा सकते हैं, इंश्योरेंस है गवर्नमेंट लेवल पे जी, गवर्नमेंट लेवल पे है जी, करवा सकते हैं। मतलब यही वाली क्राइटेरिया आपके नंबर ऑफ एनिमल्स इतने होने चाहिए, वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, हाउसिंग इस हिसाब की होनी चाहिए, तो इंश्योरेंस हो जाती है जी। मतलब ये फैसिलिटी भी जी प्रोवाइड की हुई है जी, बिल्कुल इसी तरह से। तो आपसे अगर कोई किसान राब्ता करना चाहे और ट्रेनिंग लेना चाहे गोट फार्मिंग के हवाले से, तो किस तरह से आपसे राब्ता अच्छा, ट्रेनिंग सेशन जिस तरह से मैंने अर्ज की कि कुछ टाइम बाद हम प्रॉपर्ली शुरू करेंगे। अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट 12 महीने 24 घंटे हमें कॉल्स मैसेजेस आते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। हमारे 2 फ़ोन ऑपरेटर भी हैं, मैनेजर भी हैं, वो भी रिप्लाई करते हैं। मैं खुद भी लोगों को आंसर करता हूँ, मगर फिर भी अक्सर लोगों का गिला शिकवा रहता है कि हमारे मैसेज का जवाब नहीं आया, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग डेली बेस पे मैसेज और फ़ोन करते हैं। मगर पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम प्रॉपर एक सेशन भी रखेंगे ट्रेनिंग का। तो आप ये बताइए कि वो क्या साइंस हैं जिनसे पता चलता है कि बकरी अब बीमार होने वाली है या हो गई है, ताकि आपकी इस बात से हमारे नाज़रीन को वो साइंस पता चल सके? सबसे मेन ये है कि बकरी खाना पीना कम कर देगी। कोई भी जानदार है, इवन इंसान है, जिस भी बीमारी में जाएगा उसकी पहला सिम्टम्स ये है कि उसका खाने का दिल नहीं करे। बकरी खाए पिएगी नहीं, एक कोने पे खड़ी हो जाएगी, समटाइम बाल खड़े कर देगी, सुस्त हो जाएगी, तो ये उसके सिम्टम्स है। इसके अलावा नज़ला, बुखार, मोशन, ये तो फिजिकली ज़ाहिर हो जाता है, पता चल जाता है ना कि ये डिजीज़ आ गई। उससे पहले अगर आप इनिशियल लेवल पे करें तो बकरी थोड़ी सुस्त होगी, खाना पीना छोड़ जाएगी, बाकी बकरियों से हट के एक साइड पे खड़ी हो जाएगी। तो आप समझ जाएं कि एक दिन में, 24 घंटे में, 2 दिन में इसको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, ये चीज़ें हो सकती। तो ऐसी सूरत में क्विक रेमेडी फिर क्या अवेल करनी अच्छा, चाहिए? कुछ 6-7 इंजेक्शन है, हम अपनी वीडियोस में भी बताते हैं, वो आप अपने फार्म पे रखें। आपका जो भी केयर टेकर है या अगर आप खुद हैं, आप इंजेक्शन लगाएं, बकरी 4 से 6 घंटे में रिकवर हो जाती है, कोई मसला नहीं। आजकल के नौजवानों का
वसाइल ना होने की वजह से ज़्यादातर रुझान ये होता है कि वो गैर कानूनी तौर पे बाहर के ममालिक में जाने के लिए कोशिश करते हैं। जी। तो आप ऐसे नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें कहूँगा कि आप 40-40, मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूँ 40-45 लाख दे के यूरोप में जाते हैं, 60-70 हज़ार महीने का कमाते हैं, धक्के खाते हैं, 10 साल अपनी फैमिली से दूर होते हैं। 20 साल के गए थे, आज 35-35 साल उनकी उम्र होगी, मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा उनका गुजर गया। वो करोड़ों भी कमा ले मगर ये 10 से 15 साल वापस नहीं आ सकते। उनके माँ बाप भी पीछे से गुजर गए। 45 लाख बाहर देने से मैं कहूँगा 5-8 लाख 10 लाख यहाँ लगा के अगर आप काम करें तो यूरोप से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और 10 साल यहाँ आप बिजनेस को देंगे, यकीन करें आप रेडी से शुरू करें, आपके 10 स्टोर होंगे, आप करोड़ों में चले जाएंगे। मगर हम माइंडसेट हमारा ऐसा है कि हम 20 साल 30 साल नौकरी को दे देते हैं मगर 4 साल बिजनेस को नहीं देके पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। नौकरी को हम पूरी उम्र दे देते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि अपने मुल्क में कोई भी छोटा मोटा काम करें। और आज की दौर में जब सोशल मीडिया, कोई काम करना मुश्किल नहीं। आप हमारे फार्म पे आए, हस्ताल गाँव में रास्ता अभी कच्चा है हमारा, बड़ा डिफ़िकल्ट है, बारिश होती है, गाड़ियाँ फंसती हैं, पाकिस्तान पूरे से कराची तक से भी लोग आते हैं। मतलब हम गांव में बैठे हुए हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, रास्ते कच्चे हैं तो भी लोग आ जाते हैं। आज ये दौर है, मीडिया का दौर है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी नीयत अच्छी है, आप मेहनत करते हैं तो काम करना आज की तारीख में मुश्किल नहीं। 20 साल पहले शायद आप कहते थे करोड़ों रुपए की दुकान हो, मेन रोड पे हो, लोग बोर्ड देखेंगे, साइन बोर्ड लगाया तो वॉक इन कस्टमर आएगा। अब ऐसा नहीं, आप जंगल में बैठ जाए, आप लाख रुपए का सामान लेके अपने स्टोर में अपने घर के चारपाई के नीचे डाल दें, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। आप 10-20 ऑर्डर ले लिए, आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ पे 400-500 बचता है तो 5000 आप रोज़ का बजाते हैं। मैं हज़ारों ऐसे बंदों को जानता हूँ जो 2 कमरे के मकान में रहते हैं, सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे उन्होंने शूज़ डाले हुए हैं, शर्ट्स डाली हुई हैं, किसी ने बैट डाले हुए हैं, जो मतलब किसी ने कोई चीज़ ली हुई ऑनलाइन, एक यूट्यूब या एक फेसबुक के चैनल बनाते हैं और वो चल रहा है उनका कारोबार। पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है और हिम्मत के साथ और हौसले के साथ। बिल्कुल इसी तरह से जब तक वो पहला कदम, बारिश का पहला कतरा नहीं बनेगा तो इंसान चलेगा। कैसे नहीं कामयाबी की चलेगा। तरफ। नहीं, सबसे पहला ये है कि आप शुरुआत करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे जानवरों की सेल एंड परचेज ऑनलाइन होती हो? जी बिल्कुल ऐसा है, हज़ारों चैनल ऐसे मौजूद है। हमारा जिस तरह ऑनलाइन चैनल है, सेल परचेज हम भी करते हैं, सारे कर रहे हैं। आप तो दुकान वाला काम ही ख़त्म हो गया जी, अब तो है ही सारा ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन मतलब नहीं है वो तो समझे कि मैं बोलता इस दुनिया से कटा हुआ एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। आपके बेटे के बारे में अब हम बात करेंगे, वफा अब्बास के बारे में। जी जी सही है। 10 साल के हैं वो जी और 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना कमा रहे इसी हैं उस तरह वक्त। इसी तरह से। इनके बारे में कुछ नाज़रीन को बताएं। अच्छा, वो प्योरली वफा अब्बास का आइडिया था। जब घर में मतलब माहौल ऐसा हो ना, डिस्कस फार्म पे भी वफा अब्बास आते रहते हैं, मेरी बातें सुनने जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो बच्चे भी इससे सीखते हैं। तो माहौल ही ऐसा डेवलप हो गया, उनके माइंड में हर वक्त यही होता है कि हम भी कोई कारोबार करें, स्टडी के साथ हम भी पैसा कमाएं। इवन उनको ज़रूरत अभी पैसे की नहीं है, बराबर माइंड सेट है। जैसे मैंने कहा ना, हम बच्चों को, हम लोग पले बड़े नौकरी वाले माइंड सेट के साथ, वो अब इस माइंड सेट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से या दोस्तों यारों जो लोग मुझसे अटैच हैं, वो बिजनेस माइंड सेट के साथ ग्रो हो रहे हैं। अच्छे स्कूल में माशाल्लाह पढ़ते हैं, काबिल हैं, मगर उनका ये माइंड सेट है कि काम होना चाहिए। अब वफा अब्बास कहता है कि मैं फार्म भी बनाऊं, मैं पोल्ट्री का भी काम करूं, मैं वेज, हमने लिमिटेड इस वजह से रखा हुआ, थोड़ी उसकी एजुकेशन ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। मतलब करना चाहें, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वो वीडियो शेयर करने का मकसद भी एक तो ये था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ ऐड की जाए। वो बहुत मोटिवेटेड वीडियो है और एक जी, 10 जी। साल का बच्चा माशाल्लाह प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए बच्चों को। Exactly. जी जी जी। और वो अपनी अर्निंग भी कर रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और वो सब्जियां जो सब हैं उगाते हैं। घर में उगा के, सेन में उगा के, वो हम ही को, अपनी अम्मी को और मुझे सेल करते हैं। भाई जितने किलो सब्जी उस हिसाब से उसको मार्केटिंग का पता चल रहा है, मार्केट रेट का भी डेली का पता चल रहा है, उसको सेल का पता चल रहा है, उसको सब्जियां ग्रो करने का पता चल रहा है, उसको सब्जियों की डिजीज़ का भी पता चल रहा है। तो ये सारी मैनेजमेंट लेबर है, उसको पता है कहाँ से मुझे पैसे कॉस्ट कट करनी है, कहाँ मुझे पैसे लगाने हैं, इस चीज़ का पता है। आप हमारे नाज़रीन को बताएं उन्हें सब्जियों का रोज रेट कैसे पता चलता है? बाहर जो बेचने आते हैं, वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था, रेडी वाले बेचने आते हैं गाड़ी पे, सुजुकी में, वो ऐलान करते हैं। गांव में बिल्कुल घर के साथ दुकान है, वहाँ से भी पता चल जाता है। और वो डेली आपको बेचते हैं? जी 10-20 रुपए 50 रुपए जो बाहर का रेट होता है उससे वो सस्ती बेचते हैं। सस्ती बेचते सस्ती बेचते और अच्छी बेचते हैं। अच्छी बेचते हैं। और प्योरली हम भी जो 100% अमाउंट है मैं वफा को पे करता हूँ, और वफा भी मुझे 1 रुपया छोड़ता नहीं कि पूरे हमने लेने हैं। मतलब वो 10 साल के बच्चे अभी से इतने बिजनेस माइंडेड ही माशाल्लाह Business minded हैं, बिल्कुल कि इसी तरह वो से। अभी से
उनको अर्निंग का समझ आ गया कि मुझे अर्न करना है, बिल्कुल। दूसरा उनको समझ आ गया कि मुझे मेहनत करनी है, बिल्कुल इसी और उन्हें बिजनेस डीलिंग का समझ आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इतना छोटा सा बच्चा सेल्फ मेड बन रहा है तो वो बड़ा होके माशाल्लाह। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि देखें, जो आपके वसाइल हों, आपके जो भी हालात हों, आप उसमें- उन्हीं में कोई ना कोई जरिया ढूंढे। हर जगह मौके होते हैं। अब वफा घर पे अंदर था, तो अगर ना भी करता तो माइंड में नहीं था कि कैसे कमा सकता। भाई स्कूल गोइंग बच्चा है 10 साल का, तो कैसे पैसे कमाएगा। मगर उसने कहा कि मैं चार दीवारी के अंदर ही, उसके माइंड में एक चीज है, उसने कमाना शुरू कर दी। मतलब एक छोटा सा आइडिया है बच्चा भी अगर चाहे तो तो वो कुछ भी कर सकता है, कमा कमा सकता सकता है। और 20-25,000 रुपीज, क्योंकि उसके तो अखराजात नहीं है, बिल्कुल वो इसी तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन उसमें ये एक हिम्मत है, हौसला है, शौक है कि मुझे कुछ करना है। डायरेक्शन, एक ट्रैक बस दे दिया आपने। बच्चे आज की दिन में 10 साल बच्चे 6 से 8 घंटे मोबाइल पे गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी घर हो, अगर वही मोबाइल पे बैठे हैं, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट उन्हें लेके दे दें, वहाँ पे उसकी मार्केटिंग, तस्वीर खींच के साथ एडिटिंग करके वो अपलोड करना शुरू कर दे, तो आपकी सेल शुरू हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन की बात है। अच्छा माजिद साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि सपोज आपके पास कोई बेवा खातून तशरीफ़ लाती हैं, बिल्कुल ठीक। या कोई ऐसा नौजवान आता है जिसके पास सरमाया नहीं है, या मिनिमम उनके पास 50,000 रुपीज़ हैं, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि वो बकरियों का काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? अच्छा देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, गोट फार्मिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके दरवाजे अमीर गरीब सबके लिए खुले। अगर इन्वेस्टमेंट दो किस्म की होती है, या तो आपके पास पैसा हो, आप लाखों करोड़ों रुपया लगाएं, 4-6 महीने बाद आपकी आमदन शुरू हो जाए। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो टाइम तो है, आप टाइम इन्वेस्ट करें। जिस तरह से आपने कहा 50,000 है, 30,000 है, 40,000 है, आप एक बकरी के बच्चे से शुरू करें, और ये ऐसा बरकत काम है, 4-6 साल बाद आपके पास 100-150 बकरी खड़ी हुई होगी। बकरियां बढ़ती बड़ी तेजी से, एक बकरी से 3 होंगी, 3 से 6, 6 से 12, आपको पता ही नहीं चलेगा। टाइम के साथ साथ 4-5 साल बाद अच्छा खासा आपका फार्म डेवलप हो जाएगा। सो अगर सरमाया है तो आपकी अर्निंग जल्दी शुरू हो जाएगी। सरमाया नहीं, आपके पास टाइम है, आप टाइम इन्वेस्ट करें, छोटे पैमाने से शुरू करें। बकरी नहीं खरीद सकते, बकरी का बच्चा ले लें आप, 50,000 में तो अच्छी खासी बकरी मिल जाती। मतलब पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और मायूस नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो कोई भी बिजनेस है, अगर आप में सब्र नहीं है तो आप कारोबार नहीं कर सकते। सब्र आप में होना चाहिए, बर्दाश्त आप में होना चाहिए। आप सख्ती, लोगों को क्रिटिसाइज, तनकीद, ताने सुन सकें, मेहनत कर सकें। अब मैं अब फार्म पे मुलाजिम नहीं है, बकरियों को झाड़ू भी दे देता हूँ, मैं बकरियाँ नहला देता हूँ, दूध निकाल देता हूँ, चारा ला देता हूँ। अगर ये सारे काम आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी फील्ड में भी कामयाब नहीं हैं। आप अपने फार्म के क्लीनर भी बनेंगे, आप मैनेजर भी बनेंगे, आप डायरेक्टर भी बनेंगे, आप मार्केटिंग का काम करेंगे, आप ऑपरेशन का करेंगे, आप सेल का करेंगे, आप परचेज का भी करेंगे। ये सारे काम आपको आने चाहिए, और आप खुद करने में कोई कबात, कोई शर्म महसूस ना करें। आप बकरी पकड़ के जा रहे हो तो प्राउडली फ़ख्र के साथ जाएं कि आप बकरी चराने जा रहे हैं। मगर आज का नौजवान एक बकरी पकड़ के जाते हैं, उसे शर्म आती कि मैं क्यों चलूँ, लोग क्या कहेंगे, एक बकरी पकड़ी हुई। नया आने वाला कहता है कि हमारे 50-100 बकरी का फार्म हो, लोग देखें, वाह वाह करेंगे, बड़ी बकरी हैं जी, तो ही काम चलता है, तो ही बिजनेस है। यही चीज़, यही माइंडसेट हमें बिजनेस करने नहीं दे रहा कि 100 बकरी हो, 500 हमारे पास बकरी हो, या 20 गायें हो, बड़ा सा शेड बना हो, इतने कनाल, इतने एकड़ ज़मीन हो, तो ही काम, तो ही कारोबार चलेगा। ऐसा नहीं है। आपके जैसे हालात हैं, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, आप शुरू करें, टूटा फूटा शुरू करें। वक्त के साथ साथ ज़रिए वसीले अल्लाह ताला की ज़ात बना देती है, मगर आप शुरुआत करें। अगर आप सही टाइम का, सही इन्वेस्टमेंट का, सही वसाइल का, रिसोर्सेज का, जगह का इंतज़ार करते रहेंगे, तो यकीन करें आप कभी काम नहीं कर सकते। आपकी सोचते हुए, पेपर काले करते हुए, प्लानिंग करते हुए ज़िंदगी गुजर जाएगी। आप जैसे तैसे हैं, उसको शुरू करें। और गोट फार्मिंग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास सरमाया कम होगा और आप शुरू नहीं कर सकते। मैंने अर्ज की ना, आप बकरी से शुरू कर लें, 50,000 का आती है, नहीं है बकरी का बच्चा 15-20,000 का लेके आप शुरू तो करें। आप देखेंगे सही, आप इससे सीखेंगे ना। एक बकरी, आपको हाउसिंग का पता चलेगा, मेडिकेशन का पता चलेगा, फीडिंग का पता चलेगा, सेल परचेज का आपको पता चलेगा, बच्चों की केयर का पता चलेगा, वैक्सीन का पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बकरी से भी सीखेंगे। यकीनन आपकी इस बात से बहुत से लोगों के जहन में उम्मीद की शमा रोशन हुई होगी। तो सर, अब आप ये बताएं कि आपका जैसे आपका फार्म है, तो जी। बकरा ईद भी अब आने वाली है, तो लोग आपसे यकीनन बकरे भी खरीदते होंगे कुर्बानी के लिए। तो आपका क्या, आप लोग किस तरह से प्रोसेस करते हैं अपने बकरे बेचने के लिए आप लोग, और उनको क्या आप अच्छी खुराक देते हैं? क्या आप लोगों का प्रोसीजर होता है? थोड़ा सा उस बारे में नाज़रीन को बताएं। अच्छा, नॉर्मली हम ब्रीडिंग के लिए बकरियां, जो नया फार्मर होता है, पालते हैं, बकरियों से बच्चे लेते हैं, उनको हम 12 महीने, पूरा साल ही बकरियां बेचते रहते हैं।
लास्ट ईयर हमने कुर्बानी के बकरे परचेज़ किए और हमेशा से मैं दोस्तों को कहता रहता हूँ कि जब आप एक फार्म रेगुलर चला रहे होते हैं, बच्चों को 5-6 महीने का करके आप सेल कर दें। आप कुर्बानी का वेट नहीं करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने बच्चों से अपने फार्म को बढ़ाना है, मतलब बकरियों की तादाद बढ़ानी है, तो 6 महीने के बच्चों को बेच के जहाँ 10 बच्चे बेचें, आप 5 छोटी बकरियाँ ऐड कर लें, बड़ी बकरियाँ। वो बकरियाँ 5-6 महीने बाद बच्चे दे देंगी। बजाय उन बच्चों को आप 1.5-2 साल पालें, वो जाके ब्रीड करें, तो इट विल टेक टाइम। आपकी कॉस्ट भी होगी, मोर्टेलिटी भी होगी, रिस्क भी बढ़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो 6 महीने के आप बच्चे बेच दें। हमने भी बिल्कुल इसी तरह से किया। हम अपना जो प्रोडक्ट होता है 5-6 महीने का बेच देते। लास्ट ईयर कुर्बानी के बकरे हमने सारे ईद से 2 महीने पहले परचेज़ किए थे और ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें मोटा ताज़ा करके उनकी खिदमत करके बेचा और अच्छे पैसे भी कमाए। और हम एक नई चीज़ लेके आए थे कि हमने सारे बकरे वज़न के हिसाब से तोल के बेचे, 1500 रुपये किलो के हिसाब से। अगर बहुत सारे दोस्त, मैं सुनने वालों को ये भी कह दूं कि पूछते हैं कि हम कुर्बानी के बकरे साल पहले ख़रीद लें, पूरा साल उन्हें पालें, फिर उन्हें बेचें, तो उसमें प्रॉफिट इतना नहीं है। बकरी साल बाद 1 से 3 हो जाएंगी, बच्चे देगी। बकरे ने बच्चे नहीं देने। लेट से आपने 20 बकरे लिए हैं तो 15 हो सकते हैं, 5 मर सकते हैं, मगर 20 से 25 नहीं हो सकते। अगर पूरा साल आपने पालनी है तो आप बकरियां पालें। बकरे आपने कुर्बानी पे बेचने हैं तो ईद के नज़दीक 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम आप पहले लें, क्योंकि 3 महीने पहले आपको सस्ते मिल जाएंगे। 3 महीने आपको टाइम भी मिल गया, उनका वज़न भी बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़, ईद का रेट भी तेज़ होता है, नॉर्मली वज़न के हिसाब से नहीं होता। जो वज़न के हिसाब से 50,000 का बिकना है, ईद पे वो 75,000 का या लाख का बिकता है। खूबसूरती के हिसाब से वो बेऐब भी होता है, मार्केट भी तेज़ होती है, लोग ख़रीदते भी हैं, तो वो महंगा बिक जाता है। सो ईद से 2-3 महीने पहले आप परचेज़ करें, ईद पे भेज दें, ये सबसे बेहतरीन काम है। और हमने भी यही किया और वज़न के हिसाब से 1500 रुपये किलो के हिसाब से हमने लास्ट ईयर बेचे थे। इस साल का भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना कम हो सकता है। और ये पाकिस्तान का सबसे सस्ता रेट था। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बकरा 1500 रुपये तोल के नहीं बेचता। तोल के लोग बेचते ही नहीं। हमसे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 1500 रुपये किलो के हिसाब से हमसे 50 बकरा लिया, 100 बकरा लिया, आगे से उन्होंने लमसम सेल कर दिया। हमसे मतलब 60,000 का लिया, इस्लामाबाद पिंडी जाके वही बकरा 80,000 का, 90,000 का उन्होंने बेच दिया। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम सस्ता बकरा बेचें। इंशाल्लाह इस साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे। आप बकरे और बकरियों को सेहतमंद करने के लिए जो उनके लिए बेहतरीन खुराक है वो नाज़रीन को बता दीजिए। अच्छा देखें, बकरी एक ऐसा जानवर है कि सब कुछ खाती। मैं कहता हूँ बेहतरीन खुराक वो है जो आपको सस्ती ईजिली आपके एरिए में अवेलेबल हो, चाहे वो सब चारा है, चाहे खुश चारा है। बकरी 24 घंटे के अंदर, एक स्टैंडर्ड साइज़ की बकरी तकरीबन 6-7 किलो सब चारा खाती। अगर खुश चारा दे तो वो 2 किलो खाएगी। इसे और आसान कर दें, जो बकरी का बॉडी वेट होगा उसका 10% उस बकरी ने खाना है। 50 किलो की बकरी है तो वो 5 किलो दिन का खाएगी। 70 किलो की है तो 7 किलो एक दिन का खाएगी। ये सब चारा, खुश चारा आपने देना है। इसके अलावा बकरियों को मोटा ताज़ा या बकरों को फैटने के लिए वंडा आपको एडिशनली देना पड़ता है। वंडा आपने 12 महीने डेली, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, मगरिब के बाद आपने उन्हें वंडा देना है, पानी वहाँ से हटा देना है। अगर आपने पानी वहाँ रखा तो बकरी वंडा खाने के बाद पानी पिएगी, उसका अफारा होगा, मतलब पेट फूल जाएगा, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, आपकी बकरी या बकरा एक्सपायर हो सकता है और मर सकता है। वंडा अगर बने बनाए भी मिलते हैं, अगर खुद बना लेंगे तो वो सबसे बेहतरीन। 4 मेन चीज़ें हैं जिसमें गंदम में चने का छिलका आप ले लें, क्योंकि चने तो महंगे हैं। गंदम चने का छिलका ले लें, मकई ले लें और जौ ले लें। ये 4 चीज़ें, अगर गर्मी है तो आपने जौ डाल लें, अगर सर्दी हो तो बाजरा ऐड कर लें। इन चारों चीज़ों को आपने 25-25 किलो लेना है। इनका आप मोटा दलिया करवा लें। किसी भी मशीन चक्की वालों को कहेंगे कि आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दें। आपने 2 कहने तो उसने 4 टुकड़े खुद ब खुद कर देने। अगर आप दलिया कहेंगे तो बिल्कुल आटा बना देगा। सो उसको मोटा सा दलिया बनवा लें। इन चारों चीज़ों का 25-25 किलो। इसमें 2 किलो आप किसी भी मेडिकल स्टोर जो जानवरों का मिनरल मिक्सचर मिलता है, मतलब बेसिक कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये जिसके अंदर होता है मिनरल मिक्सचर, इस 100 किलो में 2 किलो आप मिनरल मिक्सचर डालेंगे, 2 किलो पिंक साल्ट डालेंगे, जो देसी नमक है पत्थर वाला, वो डालेंगे, 2 किलो आप इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और 2 किलो आप तेल डालें। अगर गर्मी है तो सरसों का तेल डाल दें, सर्दी है तो आप तारे मीरे का या तिल का तेल डाल दें, वो गर्म होता है। तो ये 4 चीज़ें एडिशनल आपने 100 किलो में डालनी, ये टोटल 108 किलो बन जाएगा। इनको आप मिक्स कर लें, ये आपको दुनिया का बेहतरीन वंडा मिल गया। एक बकरी को 300-350 ग्राम आपने डेली वंडा देना है। अगर बकरा है, नर है, साइज़ में बड़ा है तो उसे आप 500-550 ग्राम डेली मगरिब के बाद दे दें, पानी वहाँ से हटा दें। अगर दिन के टाइम डालेंगे तो वंडा 100% वेस्ट हो जाए। बकरी की आदत है पूरा दिन बकरी सब चारा, खुश चारा थोड़ा थोड़ा करके खाती रहेगी और थोड़ा थोड़ा साथ साथ निकालती भी रहती है, और इसी तरह वंडा साबुत दाने उसके पेशाब में निकल जाएगा तो वंडा वेस्ट हो जाएगा। रात में जब कोई और चीज़ नहीं देंगे, सिर्फ वंडा होगा, तो वो जुगाली करेगी, उसी को पेट में लेके जाएगी, वापस मुंह में लाएगी, अंदर बाहर करती रहेगी, वो 100% उसकी बॉडी को वंडा लग जाएगा। यकीनन ये मालूमात
हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। इंशाल्लाह। और यकीनन जितने भी लोग गोट फार्मिंग करते हैं तो इन तमाम मालूमात से उनके गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो नतायज साबित होंगे। सर, आपने अपने कीमती वक्त से यहाँ आने के लिए टाइम निकाला, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप प्याम सहर की हम कदम सीरीज़ पे तशरीफ़ लाए थैंक यू। और आपने बहुत अपनी कीमती आरा से नाज़रीन को नवाजा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत से टिप्स भी मिले और बहुत सी मोटिवेशन भी मिली कि वो इस चीज़ को नए तौर पे लेकर आगे बढ़ सकें कि अपने कारोबार में कितनी बरकत होती है। तो सर, आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाज़रीन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि बिज़नेस की तरफ आएँ, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस तरफ भी आपका दिल करता है, चाहे गोट फार्मिंग है, डेयरी है, पोल्ट्री है, शॉप है, ऑनलाइन काम है, मगर आप अपना काम करें, नौकरी के बजाय अपने काम को तरजीह दें। और पाकिस्तान के अंदर यकीन करें, कारोबार करना है तो सबसे बेहतरीन मुल्क पाकिस्तान है। परदेश जाके धक्के खाने से अच्छा है कि आप यहाँ पर काम करें। प्याम सहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम मुआशरे में जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए, क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आके यकीन के बड़ा अच्छा लगा और मेरे नॉलेज में इल्म में नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर भी प्रॉपर पॉडकास्ट स्टूडियो बना हो। और आपकी वीडियोस भी मैंने देखी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चकवाल के लोगों को जो लोकल है, जो यहाँ के काम है, किसी फील्ड में भी हैं, वो कामयाब हैं, उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और इससे एक तो वो लोग प्रमोट हो रहे हैं और देखने वाले बहुत इनकरेज हो रहे हैं कि अच्छा है भाई, इस साइड पे हम भी जा सकते हैं, इस तरह हम भी नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो बड़ा लोगों को आप इनकरेज कर रहे हैं, माशाल्लाह। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपकी बातों से यकीनन बहुत से लोग मोटिवेटेड हुए होंगे और बहुत से ऐसे लोग जो मायूसी की तरफ और ये सोचते होंगे कि हमारा कैसे गुजारा होगा या परदेश जाने का सोचते होंगे, उनको एक हिम्मत मिली होगी। तो आपके आने का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हम चौधरी माजिद शबीर साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें अपनी कीमती राय से और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। ये कहानी आपके सामने लाने का असल मकसद ये है कि मायूसी कुफ्र है और लोगों के आगे हम एक मोटिवेशनल स्टोरी लाना चाहते थे कि जब एक शख्स दुबई की पुरआसाइश ज़िंदगी छोड़ के, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के अपने वतन अजीज़ की मिट्टी में आकर गोट फार्मिंग, जो कि अंबिया का पेशा रहा है, वो शुरू करके यहाँ पे एक लाखों रुपए का कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं? हमारा ये मैसेज हमारे मुआशरे के लिए एक टिप है कि आप लोग कभी भी मायूस ना हो और अपने मुकद्दर को संवारने के लिए हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखिए। अगर आपको हमारी इस कहानी से मोटिवेशन मिली है और आपके अंदर उम्मीद की किरण जागी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको माजिद साहब से मिलकर कितना अच्छा लगा और आपने क्या सीखा इनसे मिलकर। अपने ख्वाबों को कभी भी मत छोड़िएगा और कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा। इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलमास बाबर एडवोकेट। अल्लाह निगहबान।